नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रविवार की शाम किसान आंदोलन का एक ऐसा रूप दिखा जिसे किसी भी तरह से जायज ठहराया नहीं जा सकता है। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में विरोध में काले झंडे दिखाने वाले किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया। आरोप यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने जानबूझकर किसानों के ऊपर यह गाड़ी चढ़ाई। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से किसान भी हिंसक हुए और किसान ने 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही 3 गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। अब लखीमपुर खीरी से भड़की ये चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फैली है। हर नेता लखीमपुर खीरी कूच करने लगा तो फिर सरकार ने एहतियातन लखीमपुर खीरी में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया, इससे कानून व्यवस्था खराब ना हो। अब किसानों प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कई दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद सरकार ने मृतक के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और मरने वाले के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी सरकार ने किया है। इसके अलावा 4 किसानों के परिवार को सरकार 45 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी, तो घायलों को भी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद होगी। अब किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। सरकार के सख्ती और मुआवजे के मरहम से किसान तो भले ही मान गए हों, लेकिन अभी भी इलाके में धारा 144 लगी है। राजनीतिक दलों के नेताओं का यहां पर आने पर मनाही है। हालांकि किसान संघ के सदस्यों को यहां पर आने की पूरी छूट है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के मुआवजे के मरहम से बात बन गई है? क्या सरकार के आश्वासन से किसानों की नाराजगी दूर हो गई है? सवाल यह भी उठता है कि हिंसा में मारे गए पत्रकार और उन 3 बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार वालों का क्या, जिनकी जान इस हिंसक घटना में चली गई है। तो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा से जुड़ी खबर को इंडिया न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो से सबसे पहले आपको प्रमुखता के साथ दिखाया। किसानों समेत मंत्री के पक्ष को सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपके सामने रखने का अपना प्रयास किया। किसान और प्रशासन के बीच समझौते के बाद राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जीत होगी। जिसने इस तरह का अपराध करा है उसको सजा मिले। यही क्या मांगे मानी गई? मांगे ये हुई कि 302 का मुकदमा है उस लड़के के खिलाफ। पिताजी 120 बी में है, साजिशकर्ता में है। 45 लाख का मुआवजा उनको मिलेगा, सरकारी एक नौकरी मिलेगी और इसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी, जिसपे के पास में जो भी एविडेंस होगा वो उसमें शामिल करा जाएगा। ये गिरफ्तारी बिल्कुल गिरफ्तारी की हुई है, वो मिल नहीं रहा, वे तलाश कर रहे उसकी। यहाँ के बाद में उन्होंने कहा कि हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे, लीगल जो होगा गिरफ्तारी तो होगी, जब वो होगा गिरफ्तार पक्का होगा। राकेश टिकैत ने ये बताया है कि कहीं न कहीं किसानों की जीत हुई है और हमारी वो सभी मांगे मानी गई हैं जो हमने प्रशासन के सामने रखी थी। तो जिस तरीके से लगातार ये करीबन 20 से 22 घंटे से लगातार जो ये प्रदर्शन चल रहा था वो अब समाप्ति की ओर है। सभी मांगे मान ली गई हैं और मुख्य तौर पर अब देखना ये होगा कि मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी कब होती है। हालांकि अब यहाँ से डेड बॉडीज को हटाया जा रहा है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखीमपुर। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने पक्ष को रखा गया। उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। मैं भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। वहाँ पर तो था नहीं, ना मेरा बेटा वहाँ पर था। वहाँ पर वो किन परिस्थितियों में मारे गए ये तो जो वहाँ लोग मौजूद हैं वही बता सकते हैं। आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और
तो आप सुन रहे हैं, देखिए जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पक्ष हैं सभी तरफ से अपने अपने रखे गए हैं। सरकार के साथ बात भी हुई है, वार्ता के बाद जो मांगे हैं उनको भी मान लिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको कैसे देखा जाए और इसके मायने क्या हैं, और क्या वाकई में जो कुछ भी लखीमपुर के अंदर हुआ है अब उस पर ये मुआवजे के मरहम से बात बनेगी। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जैनेंद्र अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। आसिफ रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आसिफ रिजवी जी, आपका भी स्वागत। और सुरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम प्रताप जी, सबसे पहले मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अखिलेश जी ने बहुत कोशिश की जाने की, उनको अरेस्ट तक कर लिया गया, उसके बाद भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही सरकार के ऊपर, एक बार उन्होंने फिर से निशाना साधा। लेकिन अभी जो जानकारी हम लोगों के पास है कि जो बातचीत प्रशासन के साथ हुई है उसमें जो तमाम मांगे थी उसको मान लिया गया है, चाहे मुआवजे की बात हो या सरकारी नौकरी की बात हो, और जांच की भी बात इसमें अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को और अभी तक जो कुछ भी इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। बहुत ही शर्मनाक कृत्य है जो कल घटा। जो भारत में जो किसानों की समस्या है आयुष जी, वो पिछले 2 दशक से चली आ रही है कि उनकी आमदनियां गिरती जा रही हैं और जो खर्चे हैं, जो इनपुट कॉस्ट हैं, वो उनकी बढ़ती जा रही हैं। और इसी के दौरान ये 3 काले कानून जब आ गए पिछले साल, तो भारत के किसान विचलित हो गए, वो आंदोलन पे चले गए। और ये आंदोलन पिछले 10 महीने से 11 महीने से आप देख रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से ज्यादातर चलता रहा है। इसी के बीच में उत्तर प्रदेश की किसानों की कुछ विशेष समस्याएं हैं, और खास तौर से लखीमपुर क्षेत्र की तरफ हम बात कर रहे हैं तो वहाँ एक तो गन्ना किसानों के पेमेंट और भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है, जो समय पर उनको नहीं मिल पाता है। और आज जिस समय हम बात कर रहे हैं तो करीब 60,000 करोड़ रुपए उनका बकाया है। और दूसरा, जो बिजली की कीमत उत्तर प्रदेश में किसान को देनी पड़ती है, वो हरियाणा की कीमत से अगर हम कंपेयर करें तो 4 गुना ज्यादा कीमत है। इन सब सर्कमस्टेंसेस में किसान जो है बहुत विचलित है, और सरकार का जो रवैया रहा है पिछले 1 साल से, वो बहुत ही ऐसा रहा है जैसे किसान हमारे भारत के नागरिक ही नहीं है, ये कहीं बाहर के हैं। ये कोई उन्होंने कई बार कोशिश भी की इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली कुछ ब्रांडिंग करने की और एक अलग नैरेटिव बनाने की। उसी के चलते ये जो इंसिडेंट कल हुआ, आज से 10 दिन पहले यही गृह राज्य मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिक उस फोरम में, जहां उन्होंने जो है बहुत एक्सटेंसिवली थ्रेटन किया था किसानों को कि वो उनको सबक सिखा सकते हैं। और उसके बाद कल वाली घटना हो गई जो आप सब ने देखी, और बहुत ही दुख है मुझे कि किस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये बात अच्छी है कि सरकार ने तुरंत जांच बैठा दी, किसानों की बात मान ली। और पर आपका मुख्य सवाल पे आते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ मुआवजा देने से और इस केस में इंक्वायरी बैठा देने से जो किसानों की एंडेमिक क्रॉनिक समस्या है वो सॉल्व नहीं होने वाली। मैं सरकार से अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, डिमांड करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो किसानों से फिर से बातचीत का रास्ता ओपन करें, उनसे डिस्कस करें, उनकी समस्याओं को समझें, तब भी कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाएगा। आसिफ जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, चूंकि प्रियंका जी भी जाने की कोशिश कर रही थी, उनको भी अरेस्ट किया गया और उसके बाद वो झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो भी हम लोगों ने देखा, जो एक विरोध का अपने तरीके का एक अलग तरीका था। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि अभी जो वहां के हालात हैं वो फिलहाल ये है कि बातचीत जो चाह रहे थे किसान या फिर जो उनकी डिमांड थी इस घटना के बाद, उसको सरकार ने माना है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई भी आदमी अपनी बात और अपना विरोध लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है, पर हमारे देश में लगातार सरकार, चाहे देश की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर कुछ किसान अपना विरोध कर रहे थे तो जिस तरह से उनके ऊपर गाड़ी चलाई गई, वो पूरी घटना करी गई, वो कितनी निंदनीय है। उससे मुझे लगता है कि ये जलियांवाला बाग जैसी घटना दोबारा हुई है। और उसके बाद जिस हिसाब से सरकार ने पूरे देश के नेताओं को कहा कि आप वहां जा नहीं सकते, मतलब एक प्रोसेस को बदल दिया है, पूरे प्रोसेस को। एक देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम, उस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। समस्या केवल यही नहीं है कि साहब सरकार ने मुआवजा दे दिया, सरकार ने मुआवजा दिया, ये अच्छा किया, मुकदमा लिखा, ये भी अच्छा किया। जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि
उस अपराधी की गिरफ्तारी हो। और मैं तो मांग करूंगा राष्ट्रपति जी से कि तुरंत पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जो है बर्खास्त किया जाए, ताकि उनके दबाव में सरकार में बैठे हुए लोग जांच को निष्पक्ष तरीके से कर सके। क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख दूं कि जब तक मंत्री जी अपने पद के ऊपर रहेंगे, मुझे नहीं लगता, इस देश की जनता को नहीं लगता, किसानों को नहीं लगता कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। सबसे पहले उनको मंत्री पद से हटाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो, और किसानों से जो लोग भी मिलना चाहते हैं उनको मिलने दिया जाए, ताकि किसान कम से कम अपनी बात तो बता सके। आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आप किसी को वहां जाने नहीं दे रहे हैं, जो जा रहे हैं उसको रोक के मारा जा रहा है। रात में जब प्रियंका जी निकली हैं और हम लोग प्रियंका जी के साथ में निकले हैं, तो हम लोग की गाड़ियों को रोक रोक के जगह जगह पे पुलिस ने खींच खींच के हम लोग को मारा, लाठी डंडे से मारा गया। मतलब आप उत्तर प्रदेश में कल लगा था जंगल राज चल रहा है कि आप जहां चाहेंगे जिसे चाहेंगे मारेंगे, पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, ना कोई अरेस्टिंग है ना कोई वारंट है, बस आप पकड़ रहे हैं, हाँ तुम कांग्रेस के हो, हाँ तुम लखीमपुर खीरी जा रहे हो, मारना चालू कर दे रहे हैं। तो किस तरह की सरकार चल रही है? यहाँ सरकार है या नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि तुरंत मंत्री जी को बर्खास्त करें, और जब देश में कोई ऐसा कानून बनाया गया जिनके लिए बनाया गया, जब वही संतुष्ट नहीं है, पिछले 1 साल से वो इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो जिसके वेलफेयर के लिए बनाया गया, जब वो संतुष्ट नहीं है तो उस कानून को बदलाव करें, कानून को वापस ले लें। क्या दुश्मनी है हमारे देश के किसानों से कि किसान पिछले 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, इतने किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन मोदी जी के पास, देश की सरकार के पास वक्त ही नहीं है। उनके खुद की 6 साल की जो कैबिनेट मंत्री थी सिमरत कौर, उन्होंने इस कानून के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं तो ये इस बात को साबित करता है कि कानून गलत है। क्यों नहीं बात करना चाहते किसान से? किसान कहाँ है? क्या लंदन पेरिस के किसान हैं, पाकिस्तान के किसान हैं? अरे दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं। सरकार को चाहिए निकल के जाए, उनसे बात करे और कानून को जो बदलना है बदले। लेकिन नहीं, अहंकार में डूबी हुई है सरकार, तानाशाही चल रही है। सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो अपने आप को राजा और बादशाह समझ रहे हैं, बातें नहीं करना चाहते। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के देश के राष्ट्रपति से तो गुजारिश है, क्योंकि सरकार तो कुछ करेगी नहीं। मुझे मोदी जी पे, भाजपा की सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुरंत पहले मंत्री जी को बर्खास्त करें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। क्योंकि ये किसानों की हत्या नहीं करी गई, ये देश की आत्मा की हत्या कर दी गई है। ठीक है, जैनेंद्र हरवंशी जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। आयुष भाई, मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कल से बिल्कुल सत्य खबर दिखाई। क्योंकि जब घटना घटी थी उस समय आपके चैनल से जुड़ा था, अपने व्यू दिए थे। उसके 2 घंटे बाद मैंने दोबारा टीवी ऑन किया तो घटना को ऐसे दर्शाया गया जैसे कि किसानों ने उपद्रव मचाया, 8 लोगों की मौत। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से किसानों का जो हम लोग चाहते थे वो मांगे मानी गई, सरकार ने मानी। अब आता हूं मुद्दे पर कि किसानों के साथ क्या हुआ। देखिए, पिछले साल कोरोना की जब पहली लहर चल रही थी तो मई में अध्यादेश के द्वारा कानून लाया गया। कानून को लोकसभा में नवंबर में पास कराया गया, और जिस दिन कानून पास कराया गया, हमने बात में वीडियो में देखा कि कैसे उससे पहले ही अडानी जी के गोदाम बन रहे थे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अन्न को इकट्ठा करने के लिए। और जब 16-17 तारीख को ये कानून बना, 26 तारीख से किसान धरने पे बैठ गए। उनका कहना था कि ये जो भी संशोधन किए गए हैं कानून में और नए 3 कृषि कानून बनाए गए, इनको वापस लो। अब 10 महीने में क्या क्या उनके ऊपर बीता, गर्मी, सर्दी, बरसात सब निकल गए। सरकार के और जनता के जो भाजपा के साथ, भाजपा के गुंडे या कार्यकर्ता कह लीजिए उनको, वो उसमें शामिल हुए, उनको बदनाम करने की कोशिश की। 26 जनवरी की घटना भी इसी बीच घटी। उसके बाद इनको आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या बोला गया। कई प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पे इनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, गोलियां भी चलाई गई। तो ये सब सहते हुए किसान कल भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहा था। उसकी केवल जो उप मुख्यमंत्री जाने वाले थे वहां पर, वो केवल काले झंडे दिखाना चाह रहे थे, यानी कि अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना चाह रहे थे। साथ में अगर बात करना चाहते उप मुख्यमंत्री तो वो लोग बात भी करते। लेकिन ये बात केंद्रीय राज्य मंत्री, जो कि 26 सितंबर को एक भाषण में ये कह रहे थे कि मैं
विधायक या एमपी बनने से पहले क्या था पूरा एरिया मुझे जानता है, और अगर मैं अपनी पे आ गया तो 2 मिनट में सबको बता दूंगा कि कैसे प्रदर्शन या धरना किया जाता है। तो वो जो धमकी दे रहे थे, कल उनके लड़के को ये पसंद नहीं आया और उस लड़के ने अपनी गाड़ी निर्ममता पूर्वक किसानों के ऊपर चढ़ा दी और उन्हें रोकते हुए निकल गया। और इसमें 4 जो किसानों की मृत्यु हुई है वो किसानों की मृत्यु नहीं है, वो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि वो मंत्री और उनके पुत्र अभी तक बाहर बैठे हैं और मंत्री जी अपनी गद्दी पे आसीन है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये कानून का मजाक है, क्योंकि 24 घंटे लग गए और सारे देश का किसान, सारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं जो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनको अपनी बात तक रखने के लिए नहीं जाने दिया गया वहां तक, और वहां पे 144 लगा दी, इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया। और साथ में नेता जो जाना चाह रहे थे ये जानने के लिए कि क्या उनकी मांगे हैं, उनके साथ क्या घटित हुआ, क्योंकि आधा मीडिया ये दिखा रहा है, आधा मीडिया ये दिखा रहा है, तो उनके पास जाके ही उस पूरी घटना का वृत्तांत जाना जा सकता था। तो उन लोगों को घरों में नजरबंद कर दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को कल रात से ही घर में नजरबंद कर दिया। बाकी पार्टियों के नेताओं का आपने सुबह से देखा ही है कि उनको जहां तक रोक के कस्टडी में ले लिया गया। तो मैं इसे एक तरह से संविधान और लोकतंत्र का मजाक मानूंगा। मेरा यही कहना है कि सरकार ने जो जांच बिठाई है निष्पक्ष तरीके से तभी हो सकती है जब मंत्री जी अपने पद पर ना रहें और मंत्री जी को पद से हटाया जाए। दूसरा कि जो भी उन्होंने वादे किए हैं, सरकारी नौकरी देने, 45 लाख मृतकों को देने और 10 लाख जो घायल हुए हैं उनको देने का, इस वादे को जल्दी से जल्दी निभाया जाए। साथ में जो भगौड़े हैं, अभी तक शायद 10 या 14 लोगों पे FIR हुई है लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने गोरखपुर में ही देखा था, DM साहब खुद कह रहे थे, जो संविधान न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहे थे कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रह जाओगी, कहाँ इन सब चक्करों में पड़ी हो, यहीं पे आपस में मिल बैठ के कह लेते हैं, मतलब कोर्ट में मत जाइए आप। तो मेरा मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों का मुकदमा चले, ऐसा ना हो कि ये मुकदमा सालों साल चलता रहे। तो मेरी यही अपील है। ठीक है सुरेंद्र जी, अब मैं आपका रिएक्शन जरूर चाहूंगा क्योंकि सभी पॉलिटिकल बातें आपने यहां पर सुनी है। हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका भी नैरेटिव यह है कि देखिए ठीक है, ये जो घटना घटित हुई है उस पर उनको दुख भी है, उस पर संवेदना भी है, उस पर जो सरकार अपने स्तर पर कर सकती है वो कर रही है, लेकिन हाँ, कृषि आंदोलन को लेकर के जो पार्टियों का रुख है वो पूरी तरह से राजनीतिक है और इसलिए हर एक विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश होती है। आप इस पूरी घटना का अब तक कैसे आकलन करते हैं और जो लखीमपुर में हुआ उसका भी साथ में जोड़ते हुए? सुरेंद्र जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, आप एक बात समझिए कि जिस जल्दबाजी में ये कानून बनाया गया, पहले अध्यादेश के जरिए, फिर बाद में आनन फानन और लोकसभा से और राज्यसभा से जिस ढंग से उसको पारित कराया गया, तभी से उस पर प्रश्न उठ रहे हैं। और पिछले 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल 600 से ऊपर किसान इस घटना में शहीद हुए हैं। तो इस सत्ता पक्ष से उनके लिए एक भी संवेदना का शब्द नहीं कहा गया। इसके कारण किसान बहुत आंदोलित है। अब इसका दूसरा पक्ष क्या है कि जब यहाँ लखीमपुर खीरी प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि हम इसको केशव मौर्य को नहीं उतरने देंगे। उसका वो रिहर्सल हरियाणा में कई बार सरकारें देख चुकी। वहां कितनी बार कोशिश की मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, किसानों ने नहीं उतरने दिया। हो सकता है यहाँ प्रशासन के लोगों के दिमाग में रहा होगा कि नहीं नहीं, हम उसको किसी न किसी ढंग से मैनेज ही कर लेंगे। और अल्टीमेटली अब जो हो गया, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक, सांसद काफी दिक्कत में, उनको लोग घुसने नहीं दे रहे और कल भी उसी घटना का विस्तार होता है। अब मैं ये आ रहा हूं कि जैसे कल जो घटना हुई, तो जाहिर है कार से जो लोग ऑन द स्पॉट थे, उनकी एक मोर्चे की ऋचा सिंह है, उनसे हमारी कल बात हुई थी, तो पूरा वर्णन किया कि कैसे वो उनका लड़का अजय मिश्रा का कार लेके आया और ये किसान के लोग काले झंडे दिखा रहे थे और इन लोगों को पोस्टर वोस्टर फाड़ रहे थे। तो गुस्से में आके उसने कार चढ़ा दी, जो उन लोगों का कहना है। चार किसान मारे गए
और 3 बीजेपी कार्यकर्ता, एक ड्राइवर दूसरी सब भरा, जिसके बारे में अभी कोई नहीं बता रहा शासन कि उनके बारे में क्या किया जाएगा, जबकि ये गलत है। भाई जब घटना में मरे हैं और उसी में चाहे जिसने मारा, हमारा इससे कोई वो नहीं, उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। लेकिन सरकार पहले ये देख रही कि इन आंदोलनकारियों से निपट ले, अपने कार्यकर्ताओं को हम देखें क्या करना है। लेकिन सवाल वही है कि ठीक है 1 करोड़ मांग रहे थे, 45 लाख पे एग्री करके 45 लाख दे देंगे। FIR में जो 2 दफाएं एक साथ लगाई गई, हत्या और हत्या का प्रयास, दोनों दफाएं एक साथ नहीं लग सकती, या तो हत्या का प्रयास होगा या हत्या होगी। तो जाहिर वो आगे पीछे उसको चेंज किया जाएगा, और चेंज इसलिए भी होगा क्योंकि इसके हाईकोर्ट का एक रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा और कहा कि 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दे देंगे। तो ये मानना कि इससे कोई शांति आ गई, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है कि जो सरकार ये कहती थी कि मुट्ठी भर लोग हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये मुट्ठी भर लोग हैं तो सरकार ने 24 घंटे के अंदर इनकी मांगे क्यों मानी? अब अगर उनकी मांगे मान ली तो मैं मानता हूं कि मुट्ठी भर लोग नहीं है, काफी संख्या में लोग हैं। और ये आंदोलन का एक पॉइंट अब लखीमपुर खीरी में भी एक जमघट हो गया, जैसे करनाल में हुआ था, करनाल से शिफ्ट हो गया, अब यहाँ हो गया। करनाल में भी मुआवजा मिला, नौकरी मिली और 1 महीने में अभी रिपोर्ट आई थी। फिर आगे बढ़ेंगे, अब चुनाव है, तो आप ये कहते हैं कि साहब राजनीति हो रही। अरे जिस देश में 5 साल राजनीति होती है, हम लोग 5 साल से चुनाव की चर्चा करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कभी जिला परिषद चुनाव है, कभी नगर पालिका चुनाव है, कभी विधायक के चुनाव है, कभी संसद के चुनाव है, तो राजनीति तो होगी। हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि जिसमें राजनीति नहीं होगी। बेसिक बात यह कि आप राजनीति होते, क्योंकि राजनीति भी लोकतंत्र का एक अंग है। जब आपने लोकतंत्र बनाया तो राजनीति होने से नहीं रोक सकते। लेकिन सवाल यह कि जो लोग 10 महीने से बैठे हैं, अगर वो असंतुष्ट हैं आपसे, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये किसान अपने घरों को जाएं और ये विवाद आगे ना बढ़े? इस दिशा में अभी भी कोई प्रयास नहीं है। वो ठीक है, आपने तुरंत फौरी मामला को, जिसको कहते हैं ठंडा करने के लिए, उनकी बातें मान ली, लेकिन उनका आंदोलन तो आगे चलेगा। आज नहीं तो कल आप देख लीजिएगा वो कोई नया प्रोग्राम घोषित कर देंगे और 1 हफ्ता कितना होता है, तब तक वो उसको कंसोलिडेट करेंगे उस एरिया को। तो मुझे लग रहा कि किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में इसकी जड़ें और गहरी हो रही हैं और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर किसानों की बातों को गंभीरता से लेकर समस्या को हल न किया गया तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस जिद पर कि हम ये नहीं मानेंगे कोई काम नहीं बनेगा। और किसानों को भी कोई थर्ड पार्टी आए, थर्ड पार्टी मतलब सरकार में से, भाई कृषि मंत्री और लोग बीच में कई राउंड बात हुई, कृषि मंत्री के पास कोई अधिकार नहीं होते, किसान से कोई बात होती वो उनसे बात करते, फिर फोन करते हैं कि सर हम ये मान जाए कि नहीं मान जाए। ए पर्सन हु इज फुली ऑथराइज्ड टू डिस्कस एंड डिक्लेयर, ठीक हमने मान ली। जैसे यहाँ जब करना चाहते तो 24 घंटे में उन्होंने तय कर दिया क्या चलो हम 1 करोड़ नहीं 45 लाख रुपए दे देंगे। तो किसान माने कि नहीं माने? उन्होंने FIR कर दी टेनी के बेटे के खिलाफ और टेनी भी 120B के मुलजिम हो गए। लोग माने कि नहीं माने? तो मुझे लगता है कि अगर सरकार एक्शन लेगी तो ये कहना कि साहब इससे कम में नहीं मानेंगे, आप कुछ करके दिखाइए, फिर नहीं मानेंगे तब बात आगे बढ़ेगी। और मामला अभी उसकी गंभीरता पर है, हमें इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि चीजें सेटल हो गई। राम प्रताप जी, इसी सवाल पे मैं आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हालांकि इस घटनाक्रम को लेकर के तो अभी कुछ स्पष्ट तौर पर, क्योंकि अभी पता है कि इस मामले को लेकर के जो इस समय की प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसी हैं, लेकिन कृषि आंदोलन का जब हम लोग जिक्र करते हैं या 10 महीने से किसान बैठा हुआ है, तो एक सुर में सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन है, मुट्ठी भर लोग हैं, जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र जी भी कर रहे थे, इसलिए इसका पॉलिटिकली माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। और अब ये घटना चूंकि उसी सिलसिले में जुड़ी हुई है, इसलिए आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। मैं इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा राम प्रताप जी।
आयुष जी, आज सुबह भी बड़ा एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आया। स्टेट के मिनिस्टर हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने सुबह आपके चैनल पे ही स्टेटमेंट दिया कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। मैं मानूंगा उस समय तो कोई फैसला नहीं आया था किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इस तरह की बात उनको कहना। हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं जहाँ पे जो पक्ष और विपक्ष दोनों का ही एक रोल है, और अगर किसी कारणवश किसान आंदोलन की बात जो है सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है तो विपक्ष तो सुनेगा। यही एक डेमोक्रेसी का एक रूल है, और विपक्ष के नेता किसानों से बात करके अगर कोई समाधान खोजना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है। लेकिन जो बात अभी दुबे साहब ने कही कि सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही है, वो ये सोचती है कि शायद ये किसान आंदोलन पॉलिटिकल है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये खत्म हो जाएगा या अपने आप चला जाएगा। पता नहीं उनका किस प्रकार का सोच है, पर कहीं भी कोई भी ऐसा पॉजिटिव जेस्चर उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया, चाहे वो 11 राउंड के जो डिस्कशंस हुए उनमें या स्टेट गवर्नमेंट की जो समस्याओं को लेके यहाँ पे भी एक आंदोलन जो किसान कर रहे हैं, ये उस पर कोई बात आई। गन्ने का मूल्य बढ़ाया मात्र 25 रुपए, जो कि मतलब वादा खुद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था कि हम 450 रुपए क्विंटल कर देंगे। तो कहीं पूरे टाइम मैसेज यही जा रहा है कि किसानों को सरकार जो है सीरियसली नहीं ले रही है, और अगर विपक्ष के लोग उनकी बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पूरे सिनेरियो को एक पॉलिटिकल जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है कि दिस इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड नॉट अ एग्रेरियन और अ सोशल मूवमेंट, जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है राम प्रताप जी, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज चर्चा लखीमपुर की उस घटना की जिसने कई बड़े सवाल अपने साथ खड़े कर रखे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर कृषि कानून को लेकर के जो विरोध चल रहा है उस पर सहमति या फिर असहमति के बीच में ये जो आंदोलन अब जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसके मायने क्या हैं। सवाल इस बात का भी है कि जो घटना घटित हुई लखीमपुर खीरी के अंदर उसको आप कैसे देखें और उसके मायने राजनीतिक तौर पर भी समझने की कोशिश करें तो वो क्या है। मुआवजे की बात, सरकारी नौकरी की बात, जो बात अभी सरकार की तरफ से कही जा रही है उसके राजनीतिक मायने क्या हैं और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या पड़ने वाला है। आगे आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है तमाम सियासी पार्टियों का वो इस आंदोलन के साथ अगर जोड़ें तो कैसा होने वाला है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आसिफ जी, मैं आपके पास आता हूं। खासतौर से जब भी कांग्रेस का जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि ये जो आंदोलन है इसको खड़ा करने के पीछे सबसे बड़ी कोई पार्टी अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि पंजाब से शुरू होते होते ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा है। इसलिए जब भी इस आंदोलन से जुड़ी कोई भी घटना होती है सबसे पहले कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती है और आप लोग इस पर राजनीति करते हैं। मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगा आसिफ जी। जब एनआरसी का प्रदर्शन शुरू हुआ था तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कह रहे थे। साहब, ये आंदोलन शुरू हुआ है कृषि कानून को लाने के बाद, जब अंबानी अंटानी जैसे उद्योगपतियों के कहने पे इस तरह के कृषि कानून को लाया गया। मोदी जी के मंत्रालय में खुद 6 साल तक मंत्री रही सिमरत कौर जी, जो खुद उस समय कृषि मंत्री थी, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर और फिर उन्होंने भी इस्तीफा देके इस सरकार से, एनडीए से वो बाहर गई। तब वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ और कांग्रेस पार्टी इस देश के अंतिम व्यक्ति के साथ भी खड़ी है। पंजाब क्योंकि एक कृषि प्रधान स्टेट है, किसान वहां पर ज्यादा निकल रहे हैं, हरियाणा में ज्यादा निकल रहे हैं, यूपी में भी जो वेस्टर्न एरिया है उसमें ज्यादा निकल रहे हैं, तो जो जहां है वहीं से तो आंदोलन शुरू करेगा। और यदि इस देश में किसी के साथ भी गलत हो रहा है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है तो आप कहते साहब उसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कल की घटना हुई, प्रियंका गांधी लखनऊ आए, लखनऊ से तुरंत निकल सीधे वहां चली गई और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कल रात में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है पुलिस के द्वारा, तो कल कहते कल की घटना में भी हम लोग थे। तो आरोप लगाने में क्या जा रहा है? एक आपने एक कानून बनाया, जिनके लिए बनाया वो उससे असंतुष्ट हैं, लगातार वो उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार वहां उसमें जाने जा रही हैं। सरकार को चाहिए गंभीरता से उसके ऊपर काम करे, उस कानून को वापस ले। नहीं, लेकिन आसिफ जी यही आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी की ये दरअसल जो बातचीत है वो इसीलिए नहीं बन पा रही है
क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिटिकली चीजें इन्वॉल्व हैं वो इसको रोक रही हैं कि ये अपने अंजाम तक या नतीजे तक पहुंचे। 12 दौर की वार्ता में भी बात इसीलिए नहीं बनी क्योंकि इसको पॉलिटिकली जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप है। कोई भी पॉलिटिकली एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको जबरदस्ती के लिए पॉलिटिकली कर रही है। ये देश के किसानों का एक आंदोलन है जो धरती का सीना चीर के हमारे और आप सबके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। ये कानून गलत है, जिनके लिए बनाया वो उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत उसको वापस ले ले, मसला खत्म हो जाएगा। सरकार ने कहा ना कि हम 45 लाख मुआवजा देके सरकारी नौकरी देके, आज उस समस्या का थोड़ा तो हल निकला ना। वो बात अलग है कि सरकार आज भी अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अभी तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। आप सोचिए, इस देश का गृह राज्य मंत्री 10 दिन पहले कह रहा है कि मैं क्या था आप जानते नहीं हो, आंदोलन किया तो मैं क्या कर दूंगा आपने सोचा नहीं है, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो जब मंत्री धमका रहा है तो मंत्री के लोग क्या करेंगे? हत्या करेंगे। तो इस सरकार में बैठे हुए मंत्री जनता को उकसा रहे हैं, जाओ गोली चलाओ, जाओ हत्या करो, हम खड़े हैं। और उसके बाद जब हत्याएं हो रही हैं, आज किसानों की हत्या कर दी गई, तो सरकार आज भी मंत्री को बचा रही है। अरे क्यों नहीं बर्खास्त कर रही है अभी तक मंत्री को? प्रियंका गांधी को आप डिटेन करके रख सकते हैं, बिना वारंट के आप जबरदस्ती खींच के प्रियंका गांधी को गाड़ी में बंद करके ले जाके वहां बंद कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को आप बंद कर सकते हैं, लाठी मार सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के सारे नेताओं को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन कानून वापस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उससे आपके जो उद्योगपति फ्रेंड है अंबानी अंबानी, वो नाराज हो जाएंगे। मतलब इस देश को सोचिए, कौन सी सरकार चली देश प्रदेश में? गृह मंत्री कह रहा है कि ठीक कर देंगे, ठीक कर दो, हम हैं। अभी कट्टर जी की वीडियो आ रही है कि वो कह रहे हैं अगर किसान लाठी लेके निकले, तुम लाठी लेके निकलो और ठीक कर दो, बाकी सब हम मैनेज कर देंगे। तो ठोक दो, ठीक कर दो, लाठी चला दो, तो हिंसा के लिए सरकार ही कह रही है। तो जब सरकार में बैठे हुए लोग उकसा रहे हैं गोली चला दो, इससे पहले भी दिल्ली में आपने सुना था कि गोली चला दो, ये कर दो, वो कर दो, सरकार में बैठे लोग गुंडे ही कर रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर खुद ही बिगाड़ो, जब देश के मंत्री, गृह मंत्री ही लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे तो सोचिए देश की क्या हालत होगी। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, पूरे लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़े दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूं उस देश के राष्ट्रपति जी तो ऐसा लग रहा है ही नहीं, वो बिल्कुल गायब है। मतलब इस समय तो राष्ट्रपति जी को निकल के सामने आना चाहिए और मुझे लगता है तुरंत बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को जो कह रहा है कि साहब हम ठीक कर देंगे, मारो, हत्या करो। ठीक है, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है ये देश। जैनेंद्र रघुवंशी जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां और खासतौर से विपक्षी पार्टियों को यह पता है कि किसान इस समय नाराज है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, न सिर्फ कृषि कानून, कुछ और मामलों को लेकर के भी किसानों की नाराजगी है। क्या इसलिए इतनी एक्टिवनेस है कि किसान के मामले पर हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं? जैनेंद्र रघुवंशी जी, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सरकार ने जिनके लिए कानून बनाया है वो नाराज है, तो सरकार वो नाराजगी दूर कर दे। ठीक है, कानून वापस ले ले। आखिर दिक्कत क्या है? कानून आप बना रहे किसानों के लिए, किसान असंतुष्ट हैं, किसानों की जान जा रही है, पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ गई है, लेकिन आप कानून वापस नहीं लेंगे, क्यों? ठीक है, क्यों? ठीक है, जैनेंद्र रघुवंशी जी, देश में कोई भी कानून किसके लिए बनता है? देश की जनता के लिए बनता है ना। ठीक है, आज देश की जनता किसान ही परेशान है। आसिफ जी, ठीक है, जैनेंद्र जी को बोलने दें। आसिफ जी, ठीक है, कानून वापस नहीं लेंगे। जैनेंद्र जी, पिछले 11 महीनों के अंदर लगभग 700 से ज्यादा किसान मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और सरकार के कान पे जूं ही रेंग रहा है। जब से सरकार दोबारा से चुनी गई है, किसान परेशान है, महिलाओं का सम्मान परेशान है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, दलित और पिछड़ों की आवाज ना कानून में सुनी जा रही है, ना उनको आरक्षण के द्वारा नौकरी और शिक्षा में अधिकार मिल रहा है। आरक्षण ये लोग सामान्य वर्ग से हड़प ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं। लेकिन आज का मुद्दा जो किसानों का है, मैं समझा देता हूँ कि इन्होंने 3 कानून बनाए। तो पहला कानून जो था अपर स्टॉक लिमिट हटाना। तो अपर स्टॉक लिमिट हटाने से क्या हुआ कि जो हम देख रहे थे कि अडानी के जो गोदाम बन रहे थे, और इस साल हमने देखा कि अब वही कंपनी के, मतलब जो विलमार्ट कंपनी करके है, अडानी विलमार्ट कंपनी, तो उसने सरसों के तेल के दाम बढ़ाए, जबकि इस साल सरसों का उत्पादन बम्पर रूप से हुआ था और उसके बाद भी सरसों के तेल के दाम 200 प्लस पार कर गए थे। तो ये पहले कानून का है।
दूसरा कानून था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नतीजे आने लगे हैं। जो मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई थी कई किसानों की, तो वहां पर दो तरह की चीजें निकल के सामने आई। या तो उनकी फसल लेके जो कंपनी वाले थे वो रफू चक्कर हो गए, उनको पेमेंट नहीं किया, या फिर आवश्यकता से ज्यादा फसल हो गई जहां पर वहां पर फसल को बुरी क्वालिटी का बता के छोड़ दिया गया। तो ये कानूनों का ड्रॉबैक है। तीसरी चीज मैं बताऊंगा कि फसल बीमा योजना इन्होंने की थी, सरकार ने चालू की। फसल बीमा योजना के नाम पर लगभग 70% से ज्यादा जो आवेदन आए थे बीमे के, वो रिजेक्ट किए प्राइवेट कंपनियों ने। और प्राइवेट कंपनियों ने जो बीमे से फायदा उठाया, वो जितना प्रीमियम जमा था उसका 30% से लेकर 70% तक उसका फायदा उठाया। इसमें उद्योगपति जो दो मित्र हैं उनकी भी कंपनियां शामिल हैं। तीसरा उन्होंने बताया था किसान सम्मान निधि, तो मैं बार बार बता चुका हूं कि कैसे 6,000 रुपए साल का जो दे रहे हैं उसका पैसा कहां से आ रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा बचाया जा रहा है। बिजली के दाम पिछले 3-4 साल के अंदर लगभग 25% बढ़ चुके हैं। डीजल के दाम पिछले 1.5-2 साल के अंदर ही लगभग 200 से 300% बढ़ चुके हैं। खाद के दाम आपने देखे 150% से 200% के बीच में, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एनकेपी हो, सबके बढ़ चुके हैं। चाहे आप बीज के दाम देखिए, बीज के दामों में भी असमानता है। एक ही बीज एक जगह, मतलब सरकार मतलब रेगुलेट नहीं कर पा रही है। एक ही बीज के एक जगह पे दाम कुछ और है, दूसरी जगह कुछ और है। तो 80 से 120% के बीच में बीजों के दाम पिछले 4 साल के अंदर बढ़े हैं। तो किसानों की समस्या केवल कानून को लेकर नहीं है। किसान की समस्या दिन रात ये जो कहते हैं, सरकार चिल्लाती है और विज्ञापनों पर पैसा खर्च करती है कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, तो वो दोगुनी ना होके वो आधी से भी कम रह गई है। आज 17 राज्यों में किसानों की जो आमदनी है वो 20,000 रुपए सालाना से कम हो गई है, यानी कि लगभग 1,666 रुपए महीने का। आप जोड़ेंगे 50-55 रुपए आएगा एक दिन का। तो ये हालत हो गई है किसान की। मनरेगा मजदूर से भी कम उसको सैलरी रह गई है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊंगा कि अभी शिक्षा व्यवस्था जो किसानों के बच्चों को है, आप कैसे किसी देश में मतलब लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं शिक्षा के द्वारा। लेकिन हमारा नीति आयोग क्या कहता है कि अगर जितने किसान आज की डेट में खेती कर रहे हैं, इनमें से 2.5% लोग खेती छोड़ दें या उनसे छुड़वा दी जाए, तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये बड़ा बढ़िया तरीका निकाला है कि जो बेचारा 2 टाइम खुद किसी तरह मेहनत करके खाने की कोशिश कर रहा है, सुबह शाम 2 टाइम का भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा है, आप उसे कह रहे हो कि इससे खेती छुड़वा दें किसी तरह। और नए उद्योग धंधे लग नहीं रहे। पिछले 3 साल में देख लिया, कोरोना काल में चिल्ला रहे थे कि हम चीन से कंपनी लाएंगे, चीन से कंपनी लाएंगे। एक भी कंपनी चीन से यहां आई हो मुझे बता दीजिए। अभी फिर से अमेरिका गए थे, वहां पे बाकी मतलब जो इनके प्रशंसक मीडिया है और जो बोलते हैं, मैं वो नाम नहीं लूंगा मीडिया के लिए, जो इनका प्रशंसक मीडिया है वो कह रहा कि स्नैपड्रैगन वालों से मिले, क्वालकॉम वालों से मिले, इनसे मिले। अरे भैया, उनकी कंपनी का काम पहले से इंडिया में चल रहा है। कोई नई कंपनी लाए, नया रोजगार विकसित करें, तभी तो किसानों के बच्चे पढ़ेंगे। या जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो संगठित क्षेत्र में 8.5 करोड़ में से 6 करोड़ नौकरियां रह गई हैं, असंगठित क्षेत्र में 45 करोड़ में से 2 चीजें मैं समझना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इसका आकलन करें। एक तो ये कि मुझे ये बताएं कि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या आपको कभी याद आ रहा है कोई जहन में कि इस तरीके की घटना होने पर किसी भी प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है उनके नेताओं को इस तरीके से रोका जा रहा हो या उनको नजरबंद किया जा रहा हो, घटनास्थल पे जाने ना दिया जा रहा हो? मेरा पहला सवाल। और दूसरा ये है कि अब जो यहां हम लोग देख रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब जाना चाह रही हैं लखीमपुर, क्या वाकई में किसानों की चिंता आपको नजर आ रही है या इसके पॉलिटिकल मायने आप इसको समझते हैं या इसका राजनीतिक लाभ आपको इसके पीछे नजर आ रहा है? सुरेंद्र जी, दोनों पे ही आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, आपके दोनों सवाल इंटरलिंक्ड हैं, अलग नहीं है। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का एक अंग है, तो कोई भी पार्टी होगी वो करेगी। एक तरफ सरकार ये कहती है या बीजेपी को कहते हैं विपक्ष रहे कहां गया है, और अगर विपक्ष कोई आंदोलन कर रहा है, अब अगर किसान मरे हैं तो क्या करना चाहिए? विपक्ष को घर पर बैठे रहना चाहिए? भाई वो निकल के आंदोलन करेंगे, किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे।
और एक जो आपने अलग सवाल किया, कोई भी सरकार होती है वो घटना स्थल पर तुरंत लोगों को, दूसरे नेताओं को नहीं जाने देना चाहती और उसके पीछे वो तर्क ये देती है कि साहब आपके जाने से वहां स्थिति बिगड़ सकती है। अब उसके तरीके थे, जैसे एक तरीका ये था कि किसी पार्टी का नेता पहुंचा तो 5 लोगों को अनुमति दे दी गई कि आप जाइए, मिल आइए और लौट आइए, हम आपको मना नहीं कर रहे लेकिन हम इतनी भीड़ ले जाके नहीं जाने देंगे। ठीक, ये भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका ये होता था कि अगर आप चले भी गए तो आपको पूरी सुरक्षा में भेजा गया, आपने बात की और लौट आए। इस वक्त कुछ ज्यादा ही हो गया कि आप उनको जाने नहीं देंगे। अब जैसे हाउस अरेस्ट अखिलेश को कर दिया, सतीश मिश्रा को कर दिया, ओम प्रकाश राजभर को कर दिया, अन्य वो शिवपाल यादव को कर दिया, प्रियंका गांधी किसी तरह चकमा दे करके सीतापुर तक पहुंच गई और कांग्रेस चूंकि पूरी तैयारी में था, अन्य पार्टियां उसमें पिछड़ गई, तो उन्होंने देखे पंजाब में भी किया, दिल्ली में भी किया और अन्य राज्यों में भी कर रहे। उनके तमाम नेता एकदम से एक्टिव हो गए और वो आज विरोध के उसमें लीड ले गए। मैं इसको इसलिए गलत नहीं कहता क्योंकि लोकतंत्र में हमें जनता की बात उठाना, जनता की समस्या से के साथ अपने को जोड़ना, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ, जो सत्ता में पार्टियां, उनको याद रखनी चाहिए कि आज आप सत्ता में तो कल विपक्ष हो सकते हैं। तो ऐसी परंपराएं न डालें कि जब आप विपक्ष हो तब आप ये कहें कि अरे रे देखिए आप ऐसा कर रहे, तब फिर वो कहें कि नहीं आपने यही किया था, और ये हो रहा है। वरना वो लोग जाने देते तो हम पिछले 30-40 साल से ये देख रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप को भेज दिया जाता है कि भाई आप मिल आइए जा करके, और फिर वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी बात की, लौट आए। इस बार कुछ ज्यादा हुआ और ये तो किसानों का मामला है जो एक मजबूरी है चुनाव की वजह से, वरना इनको हाउस अरेस्ट के साथ साथ और भी दिक्कतें सहनी पड़ सकती थी। तो मेरा मानना है कि सरकार ने अब जैसे आप ये देखिए कि अब मान लीजिए टेनी का नाम है मुकदमे में, तो मंत्री रहते हुए दरोगा उनकी कैसे जांच करेगा? है ना? और 120 भी 302 उससे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है जी। तो क्या सरकार अपने मंत्री को हटा देगी? मुझे नहीं लगता कि मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को हटा देगी। कुछ साक्ष्य आपको वीडियो से मिल जाएंगे। आजकल तो जमाना यूट्यूब का हो गया है, मोबाइल पर लोग सैकड़ों लोग साक्ष्य दे देंगे कि देखिए कार से जा रहे ऐसे कुचले, और कुछ वीडियो कल चलेगी उस ढंग के, बाद में भी वीडियो संशोधित हो गए या नहीं चलाए गए। तो मुझे मानना कि वही लोकतंत्र आपको सत्ता में लाता है, उसी लोकतंत्र की ताकत है जिसके बल पर आप सत्ता में बैठते हैं। तो सत्ताधारी दल का एक बहुत बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हमेशा जिंदा रखे जो उसकी भी ऑक्सीजन लाइन है, क्योंकि अगर वो प्रक्रिया आप बाधित करेंगे, उस व्यवस्था को आप नष्ट करेंगे, तो कल आप उसको स्वयं शिकार होंगे। इस बात को गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। जैनिन जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष भाई, मैं ये कहना चाह रहा था, विपक्ष देखिए राजनीति तो करेगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या गोरखपुर वाले मामले में न्याय मिल जाता? क्या उन्नाव वाले मामले में न्याय मिल जाता? क्या जो उससे पहले हाथरस कांड हुआ था उसमें न्याय मिल जाता? तो या बलिया कांड हुआ था जहां भाजपा के ही नेता ने जो गोली चला दी, क्या उसमें न्याय मिल जाता? अगर विपक्ष ना हो तो इन केसेज में न्याय नहीं मिलता कभी भी, जहां भी राजनीतिक निहितार्थ उसमें समाये रहते हैं किसी भी घटना के अंदर। तो आप यकीन मानिए, विपक्ष के बिना लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किसी भी सूरत में। जब जितना
एक मजबूत विपक्ष होगा उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार नहीं जैनिल जी, मेरा सवाल सिर्फ या- इसलिए था क्योंकि मैं जब चर्चा कर रहा हूं, लोकतंत्र का जब जिक्र हो रहा है, विपक्ष की भूमिका को मैं ऐसे देखता हूं कि कल अगर आप सत्ता पक्ष में होंगे और यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी करेगी तो आपका स्टेटमेंट यही होगा कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। सबकी भूमिका अपनी है। मैं बता देता हूं, ये जो लोकतंत्र की आत्मा को मलिन करने का काम है, ये पिछले 6 साल से जारी है। ऐसी ऐसी प्रथाएं डाल दी गई हैं, जैसे एनकाउंटर। सुप्रीम कोर्ट कई बार उंगली उठा चुका है एनकाउंटर के ऊपर। और ठीक है। देखिए, नहीं जैनिल जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना नहीं, सिर्फ इतना है कि जब सत्ता में कोई बैठा है और विपक्ष में कोई बैठा है तो दोनों की जो बयान है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। विपक्ष में कुछ और होते हैं, सत्ता में कुछ और ऐसा होते हैं। पहले कभी नहीं आसिफ होता था। रिजवी यहाँ जी, इतने आसिफ जी। वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप पूछ लीजिए। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ के ऐसा ठीक है। कभी नहीं होता था कि 144 बात पे लगा दी जाए। या अभी मैं पूछता हूँ, नहीं, इसीलिए सवाल है जैनिल जी, इसीलिए सवाल है, इसलिए सवाल उठ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पार्टियां ऐसा करती थी, लेकिन ऐसा हुआ है ना, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। ऐसा हुआ, इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी पार्टियां हैं। आसिफ जी क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से कंप्लीट करें। जैनिल जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। आसिफ जी। जी। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो सरकार चल रही है वो जानबूझ के ऐसे मसलों पर डिबेट में नहीं आना चाहती है। देश की सरकार बात नहीं करना चाहती किसानों से, और उसके बाद आप इस तरह की डिबेट पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आते हैं, जानबूझ के नहीं आते हैं, ताकि उनको जवाब देना पड़ेगा जनता से। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, सवाल नहीं लिए पत्रकारों से। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी रात में जा रही हैं, वो लोगों से मिलना चाह रही है, कह रही है मैं अकेले चली जाऊंगी। जब प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया तो केवल 4 लोग थे, हुड्डा जी थे और 2 लोग और थे। उसके बाद भी आप देखिए वहां पर मैन हैंडलिंग करी गई हुड्डा जी से, वीडियो पड़ी हुई, खींच के वो गाड़ी के अंदर डाला गया। राज्यसभा सांसद है वो, प्रियंका जी को जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी के अंदर डाला गया। तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चली, गुंडाई कर रही है। एक तो आप किसानों की हत्या करेंगे, उसके बाद जब उनकी बात रखी जाएगी तो आप बात नहीं रखने देंगे, कोई उनसे मिलने जाएगा तो मिलने नहीं देंगे। मैं कैसे मान लूं कि इस समय भी सरकार उस गांव के अंदर उन लोगों के साथ गुंडाई नहीं कर रही है, क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में नेताओं को तो मिलने नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है आसिफ जी, लोकतंत्र की एक खूबसूरती ये भी है कि जनता सब कुछ देखती है और जनता इसीलिए 5 साल बाद सभी पार्टियों को मौका देती है और जनता ही भरोसा भी जताती है ऐसी पार्टियों के ऊपर। जो बात आप लोग यहाँ पे कह रहे हैं इन घटनाओं के, इसीलिए जो तमाम परिणाम है वो चुनावों में भी देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि लखीमपुर के अंदर जो भी घटित हुआ है अब उसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं और उसका पॉलिटिकली क्या कुछ इंपैक्ट होगा इसके लिए चुनावों का इंतजार आपको करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।